दोस्तों, आप तमाम लोग जानते हैं कि लोकसभा के चुनाव की तारीखों की घोषणा हो चुकी है। तमाम दल अपनी अपनी तैयारियों में हैं। ऐसे में अगर बात करें बिहार में और बिहार के मधुबनी लोकसभा क्षेत्र की, तो अभी तक मधुबनी लोकसभा क्षेत्र पे कौन कैंडिडेट होंगे, इसको लेकर के कोई भी ऑफिशियल घोषणाएं नहीं हुई है। किसी भी दल की तरफ से घोषणा नहीं हुई है। आपको बता दें दोस्तों कि लोकसभा चुनाव की अगर बात की जाए तो अभी तक बिहार में ना तो एनडीए की गठबंधन ने, ना ही इंडिया गठबंधन ने, दोनों में से किसी का सीट शेयरिंग जो है वो फाइनल नहीं हुआ है। यानी कि कौन से सीट पे कौन चुनाव लड़ने वाले हैं, इसको लेकर के भी कोई आधिकारिक घोषणाएं नहीं हुई है। लेकिन ऐसे में लोग अलग अलग तरीके के अंदाजे लगा रहे हैं। लोगों के पास अपने अपने एक परसेप्शन है, लोगों के पास अपने अपने एक एजम्पशन है। लोग सोच रहे हैं कि आखिर कौन चुनाव लड़ने वाला है। बात करेंगे आज मधुबनी लोकसभा क्षेत्र की, क्योंकि मधुबनी लोकसभा क्षेत्र एक ऐसा लोकसभा क्षेत्र है जिसकी वजह से यकीनन आई इंडिया ये गठबंधन जो है वो परेशान होगी। क्योंकि आप तमाम लोग जानते हैं कि मधुबनी लोकसभा क्षेत्र के अगर आप मधुबनी लोकसभा क्षेत्र के इतिहास की अगर आप बात करेंगे तो शुरुआती वक्त जब से भारत में चुनाव प्रथा शुरू हुआ, जब से चुनाव का सिस्टम शुरू हुआ, तब से लेकर के आज तक अगर आप बात करेंगे तो मधुबनी लोकसभा जो क्षेत्र है उसमें कांग्रेस का एक अहम रोल रहा है। यानी कि ये कांग्रेस की सीट रही है। कांग्रेस की सीट इसलिए रही है क्योंकि पहली बार भी जब यहां चुनाव हुआ तो कांग्रेस के नेता यहां से उभर करके आए। बाद में भी देखा गया कि कम्युनिस्ट पार्टी कांग्रेस पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी कांग्रेस पार्टी, बीच में एक दफा जनता पार्टी ने भी यहां से चुनाव जीता, जिनके हुकुमदेव यादव जी थे, हुकुमदेव नारायण यादव जी, जिनके पुत्र अभी भी यहाँ के भारतीय जनता पार्टी से जो है वो यहाँ पर सांसद है। लेकिन बाद में उन्होंने भाजपा ज्वाइन किया। भाजपा से भी हुकुमदेव नारायण यादव जो हैं वो यहाँ जीते और उन्होंने 10 साल तक यहाँ पर जो है मधुबनी में वो लोकसभा के मेंबर बन करके रहे। उसके बाद देखा गया कि उनके पुत्र ने चुनाव जीता। लेकिन सवाल ये उठता है कि वो तो भाजपा के नेता हैं, आई इंडिया ये गठबंधन का क्या? इसको लेकर के कई सारी चर्चाएं हो रही हैं, कई सारे चेहरे हैं, उन चेहरों पर बात हो रही है। हम आपको कुछ चेहरे दिखाने वाले हैं और आपसे हम पूछने वाले हैं कि आप बताएंगे कि कौन चेहरा हो सकता है। हालांकि हम भी आपको बताएंगे कि कौन चेहरा हो सकता है, किसकी दावेदारी जो है वो ज्यादा मजबूत है मधुबनी लोकसभा सीट से। आइए हम आपको मधुबनी लोकसभा क्षेत्र के कुछ धुरंधर नेताओं की तरफ ले चलते हैं, उनसे आपकी मुलाकात करवाते हैं ताकि आप जान सकें कि आखिर कौन है जो मधुबनी लोकसभा क्षेत्र से आई इंडिया ये गठबंधन यानी कि विपक्ष का चेहरा हो सकता है। अगर इसकी बात करें तो हमारे पास कुछ चेहरे हैं जो हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। ये आई इंडिया ये गठबंधन के सबसे ज्यादा अहम चेहरों में से जो है ये चेहरा है। यानी कि उम्मीद है, कहा सकता है कि 98% चांसेस हैं कि इन्हीं में से कोई उम्मीदवार जो है वो मधुबनी लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ सकता है। हो सकता है कि इसमें कोई नया चेहरा भी आ जाए, वो तो फाइनल होने के बाद मालूम चलेगा। लेकिन हम बात करेंगे मधुबनी लोकसभा सीट के इतिहास को लेकर के, उसके एतबार से, उसके मुताबिक मधुबनी का चेहरा कौन हो सकता है। इसमें आप कई तस्वीरों को देख रहे होंगे। पहली तस्वीर अगर बात करें तो ये डॉक्टर शकील अहमद साहब हैं, कांग्रेस के कद्दावर नेताओं में से एक। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो ये जो चेहरा है वो अली अशरफ फातमी साहब हैं। अली अशरफ फातमी साहब वैसे तो दरभंगा से ताल्लुक रखते हैं, दरभंगा से कई बार विधायक रहे, 4 टर्म विधायक रह चुके हैं, साथ ही साथ सांसद रहे, आपको याद होगा 14वीं लोकसभा में। और साथ ही साथ अभी अगर करंटली बात करें उसके बारे में आगे बात करेंगे। एक चेहरा यहां आप देख सकते हैं, देवेंद्र प्रसाद यादव जी हैं, आप इनसे भी खूब वाकिफ होंगे, झंझारपुर लोकसभा क्षेत्र से जो है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रह चुके हैं। दूसरे गुलाब यादव जी हैं, ये भी आपको मधुबनी के झंझारपुर जिला से जो है वो विधायक रह चुके हैं। 2014 के चुनाव को याद रखिए, इन्होंने चुनाव जीता था। ये 5वें चेहरे हैं, इनसे आप खूब वाकिफ होंगे। ये समीर कुमार महासेठ जी हैं जो कि मधुबनी के अभी के मौजूदा विधायक भी हैं और साथ ही साथ पिछले दिनों जो है ये बिहार के उद्योग मंत्री भी थे। हालांकि सरकार गिर गई तो अब मंत्रालय चली गई है, लेकिन अभी ये मधुबनी जिला के मधुबनी लोक विधानसभा क्षेत्र के जो है वो विधायक हैं। अब बात करेंगे कि चेहरा कौन होगा। आप तमाम लोग जानते हैं कि इंडिया महागठबंधन में अभी अगर मौजूदा वक्त में बात की जाए तो आईएनसी यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस प्लस आरजेडी, मुख्य धारा में आरजेडी ही है। उसके बाद अगर बात करें तो कम्युनिस्ट पार्टी है ना, ये मुख्य 3 पार्टियां जो हैं वो साथ में हैं। पूर्व में नीतीश जी भी थे यानी कि जेडीयू,
लेकिन जेडीयू ने रास्ता बदल लिया, नीतीश जी फिर से चले गए और ये कहने लगे कि हम अब वहीं आ गए हैं, बीजेपी में आ गए हैं, अब इधर उधर जाने की बात ही नहीं है। तो खैर अब वो चले गए हैं, अब उधर उनको इधर लाने की कोई बात ही नहीं होने वाली है। तो बात करेंगे आईएनसी, आरजेडी और कम्युनिस्ट पार्टी को लेकर के। अगर बात करें मधुबनी लोकसभा क्षेत्र के बारे में, तो मधुबनी लोकसभा क्षेत्र में सबसे पहले अगर सीट की दावेदारी की बात की जाए तो वो कांग्रेस की है, क्योंकि मधुबनी लोकसभा क्षेत्र पूरी तरीके से कांग्रेस का एक कहा सकता है कि उसकी एक पूरी पकड़ है यहां पर। वो बात क्यों? क्योंकि अगर आप बात करें मधुबनी लोकसभा क्षेत्र के सन 1957 के चुनाव से लेकर के 1957 में अगर बात करें तो श्याम नंदन मिश्रा जी ने जो है यहां से चुनाव जीता था, अगर 1957 की बात की जाए। फिर उसके बाद 1962 में, उसके बाद फिर कम्युनिस्ट पार्टी आ गई यहां पर, यानी कि कम्युनिस्ट। मैंने आपसे पहले ही कहा कि मधुबनी लोकसभा क्षेत्र एक तो कांग्रेस, दूसरी कम्युनिस्ट पार्टी, और यही सिलसिला जारी रहा था। उसके बाद 77 में जो है हुकुमदेव नारायण यादव जी यहां से जनता पार्टी से आए। उस वक्त आपको याद होगा जयप्रकाश नारायण जी ने अपनी एक पार्टी बनाई थी और उस पार्टी को ज्वाइन किया था हुकुमदेव नारायण यादव ने, और उनके बाद वो यहां से मधुबनी लोकसभा क्षेत्र से सांसद बने। फिर उसके बाद इंडियन नेशनल कांग्रेस शफीकुल्लाह अंसारी साहब 1980 में बने। फिर भोगेंद्र झा जी जो है वो कम्युनिस्ट पार्टी से बन गए। इसी तरह से सिलसिला जारी रहा है। लेकिन अगर बात करें शकील अहमद साहब के बारे में, याद कीजिए सन 1998 का चुनाव, 1998 में जो सरकार बनी उनमें डॉक्टर शकील अहमद मधुबनी लोकसभा से इंडियन नेशनल कांग्रेस से चुनाव जीत करके आए। 13 महीना गालिबन वो सरकार रही। उसके बाद रामविलास पासवान जी ने जो है वो खेल खेला और सरकार गिर गई, सरकार गिरी। फिर 1999 में चुनाव हुआ। 1999 में शकील साहब चुनाव हार गए, शकील साहब चुनाव हारे और उसके बाद फिर बने हुकुमदेव नारायण यादव जी ही 1999 में। जी हाँ, हुकुमदेव नारायण यादव जी भारतीय जनता पार्टी से पहली बार बीजेपी ने यहां चुनाव जीत लिया। फिर 1999 के बाद, यानी कि ये था आपको 12वीं लोकसभा 1998 वाला। फिर उसके बाद 99 हुआ, 99 में हुकुमदेव जी जीत गए। फिर उसके बाद 2004 में फिर शकील अहमद साहब ने लोकसभा चुनाव लड़ा और फिर से ये 14वीं लोकसभा में भी एमपी बन गए। अब अगर बात करें शकील अहमद साहब, इससे पूर्व में 20वीं विधानसभा से विधायक रह चुके थे। आपको बता दूं कि सन 1998 में जब ये सांसद बने, 1999 में जब चुनाव ये फिर से हार गए, तो फिर इन्होंने 2004 में विधायकी लड़ लिया। विधायकी लड़े, विधायकी जीत भी गए। विधायकी जीतने के बाद जनाब जो है उस वक्त राबड़ी देवी जी गालिबन थी, उस वक्त शकील साहब जो हैं वो हेल्थ मिनिस्टर बना दिए गए। कौन बना दिए गए? हेल्थ मिनिस्टर। 2004 में हेल्थ मिनिस्टर बन गए शकील अहमद साहब बिहार के। फिर देखिए शकील अहमद साहब को ये, क्योंकि नेता थे, कद्दावर नेताओं में से थे, नेतागिरी जानते थे, खून में नेतागिरी थी। पिताजी इनके खुद एक बहुत बड़े नेता रहे कांग्रेस के, है ना। तो ऐसे में शकील अहमद साहब ने ये तमाम चीजें जो है वो भाप ली और फिर 2004 में, यानी कि 2000 में बने थे ये मंत्री, विधायक भी बने और साथ में मंत्री भी बने बिहार में। 2004 में इन्होंने रिजिग्नेशन दे दिया। क्यों दिया? ऑब्वियस सी बात थी कि इन्हें लोकसभा लड़ना था। फिर उन्होंने लोकसभा लड़े और लोकसभा में इन्होंने जीत हासिल की और उसके बाद फिर एक बार सांसद बने। लेकिन सन 2009 में फिर चुनाव हुआ। लेकिन 2009 में हुआ ये कि मधुबनी का जो क्षेत्र था ये बट गया, गठबंधन जो है वो टूटा और गालिबन 2009 में अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब, जिन्हें अभी अभी राजद ने जो है, आरजेडी ने वो एमएलसी बना दिया है ना। तो उस वक्त 2009 में शकील साहब ने भी चुनाव लड़ा, अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब भी चुनाव लड़े और फिर साथ में चुनाव लड़े आपको हुकुमदेव नारायण यादव जी भी। और एक बार फिर हुकुमदेव नारायण यादव जो है वो 2009 में चुनाव जीत गए, क्योंकि उससे पहले शकील अहमद साहब और अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब दोनों ही चुनाव लड़े। वोट बटने की वजह से यहां पर बीजेपी ने सीट निकाल लिया। 2009 के बाद आपको बता दें कि 2009 में हुआ चुनाव, फिर उसके बाद 2014 में दोनों ही बार हुकुमदेव जी चुनाव जीतते गए। 2019 में इनके पुत्र जो हैं, जो आजकल परिवारवाद पे पोस्ट भी करते हैं फेसबुक पे, वो जो है चुनाव जीते और जिनका नाम अशोक कुमार यादव है। और अशोक कुमार यादव ने 2019 में ये 2019 में याद दिला दूं, ये वो वक्त था जब 2019 में मधुबनी लोकसभा क्षेत्र में लोगों को ये उम्मीद थी कि यहां वाली जो सीट है वो कांग्रेस को जाएगी, शकील अहमद साहब चुनाव लड़ेंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। गठबंधन ने एक बेहद घटिया फैसला लिया
और एक बाहर के नेता बद्री पुड़वे को यहां से चुनाव लड़ा दिया। वो बादल की तरह आए, गरजे, और हाल ये हुआ कि मधुबनी लोकसभा सीट जो है वो एक बार फिर विपक्ष हार गई। चौंकाने वाला फैसला डॉक्टर शकील अहमद ने उस वक्त लिया। इन्होंने कांग्रेस से रिजाइन दिया 2019 में, कांग्रेस पार्टी से रिजाइन दिया। उस वक्त भी ये पद पे थे कांग्रेस में, रिजाइन दिया इन्होंने और सीधे सीधे 2019 में इन्होंने इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ा। और चौंकाने वाली बात यह है कि इन्होंने जो वोट लिया और जो गठबंधन के उम्मीदवार थे पूर्वे साहब, उनके और इनके वोट में महज 10,000 का अंतर रहा। और डॉक्टर शकील अहमद ने लगभग उत्तर भारत में सबसे ज्यादा वोट एज ए इंडिपेंडेंट कैंडिडेट इन्होंने हासिल किया। ये एक बहुत बड़ी बात थी। हालांकि चुनाव तो ये हारे। आपको बता दें कि अशोक यादव जी लगभग 4,49,000 वोट से चुनाव जीत गए। यह आंकड़ा लगभग प्रधानमंत्री जी मुझे लगता है 4,79,000 से वाराणसी में चुनाव जीते थे। इस हिसाब से हुकुमदेव जी के पुत्र जो है अशोक यादव जी मोदी लहर में चुनाव जीत गए। शकील साहब इंडिपेंडेंट खड़े हुए, 1,32,33,000 के आसपास इन्हें भी वोट मिला था गालिबन। उसके बाद उससे 10,000 के आसपास ज्यादा वोट जो है वो पूर्वे जी को मिला। लेकिन हुआ क्या, हासिल क्या हुआ? हासिल ये हुआ कि ये सीट चली गई, लेकिन शकील साहब ने इस बात को साबित किया कि ये सीट शकील अहमद की थी, यानी कि कांग्रेस की सीट थी और कांग्रेस को ये सीट मिलनी चाहिए थी। 2019 में कांग्रेस पार्टी ने इन्हें निष्कासित भी किया बाद में, जब इन्होंने बगावत किया। फिर उसके बाद 2020 में ही गालिबन इन्हें कांग्रेस पार्टी ने दोबारा वापस ले लिया। शकील साहब चुनाव लड़ने वक्त में भी ये कहते रहे कि मैं कांग्रेसी ही हूं, हालांकि मैं इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ रहा हूं, मेरा राहुल जी से, सोनिया जी से मुझे कोई गिला शिकवा नहीं है। लेकिन खैर उसके बाद हुआ क्या? उसके बाद आपने देखा कि वहां से मधुबनी से जो है अशोक यादव जी चुनाव जीत गए। लेकिन सन 2023 में करीबन अप्रैल का महीना चल रहा था, शायद 16-17 अप्रैल के आसपास, डॉक्टर शकील अहमद ने अनाउंस किया, मधुबनी में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस इन्होंने किया और ये कहे कि मैं राजनीति से संन्यास नहीं ले रहा हूं, लेकिन मैं अब अपने जीवन में कभी चुनाव नहीं लड़ूंगा। यह फैसला डॉक्टर शकील अहमद ने किया। लेकिन अब एक बार फिर डॉक्टर शकील अहमद का नाम चर्चे में है, इसीलिए मैंने आपको इतनी बायोग्राफी इनकी बताई, इतनी सारी बातें बताई आपको। हेल्थ मिनिस्टर रहे, उसके बाद गृह राज्य मंत्री रहे, आईटी मिनिस्टर रह चुके थे, आपको मैं बता दूं। उसके बाद कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी रहे, बड़े बड़े पद पर डॉक्टर शकील अहमद साहब रहे। अगर इन चेहरों में देखेंगे तो एज बहुत सीनियर लीडर के तौर पर आपको मिलेंगे। 2 बार लोकसभा में चुने गए, 12वीं में, 14वीं में। उसके बाद फातमी साहब की अगर बात की जाए, फातमी साहब के साथ सबसे बड़ा मसला यह है कि फातमी साहब ने राजद छोड़ करके जेडीयू ज्वाइन कर लिया है और अब ये चाहते ही होंगे कि आरजेडी से इन्हें टिकट मिले या फिर पार्टी इन्हें आरजेडी टिकट दे। लेकिन ऐसी गलती आरजेडी करेगी या नहीं करेगी ये तो वक्त बताएगा, ये फैसला वो लेगी या नहीं लेगी। अब सवाल ये उठता है कि क्या शकील अहमद को यहां से चुनाव लड़ाया जा सकता है? एक तरफ शकील साहब ने मना कर दिया, लेकिन पिछले दिनों राहुल गांधी जी के साथ और सोनिया जी के साथ जब शकील अहमद को देखा गया तो लोगों को लगा कि यार एक बार फिर कहीं शकील अहमद साहब मधुबनी से तो नहीं आने वाले हैं, क्योंकि करीब होते हुए दिखाई दे रहे हैं, राहुल जी के पास आसपास दिखाई दे रहे हैं। हालांकि राहुल जी के आसपास दिखाई देना शकील अहमद के लिए कोई बड़ी बात नहीं थी, वो एक बड़े चेहरा थे, हमेशा से रहे। उनका पूरा परिवार, उनका पूरा खानदान जो है कह सकता है, जो पॉलिटिकल अगर इनका जो बायोग्राफी देखेंगे अगर आप, तो वो कांग्रेस से जुड़े हुए रहे हैं, तो इस वजह से काफी नजदीक हैं उस परिवार से। दूसरी बात, अगर देवेंद्र यादव जी के बारे में बात करें, 14वीं लोकसभा में झंझारपुर से रहे हैं, लोकसभा जीत चुके हैं। गुलाब यादव जी के बारे में बात करें तो विधायक रहे हैं, साथ ही साथ आजकल इनकी पत्नी एमएलसी है, आजकल इनकी जो पुत्री है वो मधुबनी जिला परिषद अध्यक्ष है। तो काफी कह सकता है मधुबनी के सीट पर जो है इनकी पकड़ है। लेकिन क्या ये चुनाव लड़ सकते हैं? अच्छा, एक चीज देखिए, शकील साहब का चेहरा विवादित चेहरा नहीं है, इनके ऊपर आप किसी तरह के इल्जाम आरोप नहीं लगा सकते। अगर आज के डेट में इन्हें टिकट दे दिया जाए तो विपक्ष ज्यादा से ज्यादा यही कह सकती है, अरे यार शकील साहब ने तो कहा था कि चुनाव नहीं लड़ेंगे, फिर चुनाव क्यों लड़ रहे हैं? राजनीति में खैर इन तरह के फैसलों का कोई ज्यादा अहमियत नहीं होता है। उसी तरह जिस तरह पाकिस्तान में क्रिकेटर जब कहते हैं कि भैया मैं रिजाइन ले रहा हूं, आज से क्रिकेट नहीं खेला जाऊंगा, क्रिकेट को अलविदा कह रहा हूं, तो 2-4 साल के बाद फिर से वो क्रिकेट खेलने लग जाते हैं। तो खैर राजनीति की बात है, हो सकता है शकील साहब को अप्रोच करे कांग्रेस पार्टी और उन्हें चुनाव लड़वाए, लेकिन मेन खेल तो यहां सीट शेयरिंग का है। अगर कांग्रेस को यह सीट मिलती है तो शकील साहब चुनाव लड़ेंगे। और अगर आप मधुबनी लोकसभा क्षेत्र के इतिहास को देखेंगे तो राजद कभी चुनाव ही नहीं लड़ी यहां से, मतलब राजद ने कभी चुनाव जीता ही नहीं, राजद की ये सीट ही नहीं है, तो राजद को तो वैसे भी नहीं लड़ना चाहिए अगर उन्हें चुनाव जीतना है तो। और आसपास के
लोकसभा क्षेत्र पर भी इसकी कहा जा सकता है कि इसका इफेक्ट को अगर देखना है, अगर खुद को जीतना है, तो शकील साहब को मधुबनी का सीट मिल सकता है, मधुबनी में शकील अहमद को उतारा जा सकता है। दूसरा अगर बात करें समीर महासेठ जी, मुझे नहीं लगता कि इन पर अभी जो है राजद पार्टी इतना भरोसा करेगी कि इन्हें लोकसभा का उम्मीदवार बताया जाए, क्योंकि मुझे लगता है कि समीर महासेठ जी जो है अभी के वक्त में इस तरीके से मधुबनी लोकसभा के उम्मीदवार जो हैं वो नहीं हो सकते, क्योंकि इनका वोट बैंक मधुबनी लोकसभा क्षेत्र में उतना ज्यादा नहीं हो सकता है पर्सनल लेवल पर। हाँ, गुलाब यादव जी के पास है, लेकिन गुलाब यादव जी का चेहरा थोड़ा विवादित चेहरा होगा अगर ये चुनाव में आते हैं आरजेडी की तरफ से। यकीनन इनके ऊपर जो है वो कटाक्ष होगा, क्योंकि आप तमाम लोग जानते हैं कि इनके ऊपर कुछ केसेस चल रहे हैं, जिनमें अगर मैं आपको याद दिलाऊं कि एक रेप केस में जो है इनका नाम इन्वॉल्व है, तो इस वजह से इनका जो है वो नाम एक विवादित चेहरा के तौर पे लाया जा सकता है। हालांकि मामला कोर्ट में है, मामले को लेकर के जो भी फैसले आए वो बात की बात है। लेकिन अगर चेहरों की बात करें, फातमी साहब, सबसे पहली बात तो फातमी साहब ने पार्टी को छोड़ा था, खुद ये जेडीयू में गए, और क्या अभी इन्हें राजद टिकट देगी या नहीं देगी ये बात की बात है। अगर राजद चेहरा बनाती है तो गुलाब यादव को चेहरा बना सकती है, देवेंद्र यादव को चेहरा बना सकती है। ये दो चेहरा आपको मधुबनी जिला से हैं, इन्हें दरभंगा से ला सकती है। लेकिन शकील अहमद, अगर कांग्रेस की सीट होती है तो शकील अहमद एक बड़ा चेहरा है और इन्हें यहां से जो है वो टिकट मिल सकता है। आप तमाम लोगों की क्या राय है, क्या शकील अहमद साहब को यानी कि कांग्रेस को यहां की सीट मिलनी चाहिए? देखिए, अगर आप इतिहास को देखेंगे, मधुबनी के टैगलाइन को देखेंगे, मधुबनी लोकसभा के 1957 से लेकर के 2019 तक कहीं पर भी आपको राजद नहीं दिख रहा है। कम्युनिस्ट पार्टी ने चुनाव जीता है, कम्युनिस्ट पार्टी। अच्छा, शकील अहमद में एक बड़ी खास बात यह है कि इनकी पकड़ सिर्फ मुसलमानों में नहीं है, इनकी पकड़ तमाम मजहब के लोगों में है, क्योंकि साफ छवि के नेता रहे हैं, इस वजह से। अच्छा, अगर बात करें मधुबनी लोकसभा क्षेत्र में, मधुबनी लोकसभा क्षेत्र से उम्मीदवार माइनॉरिटी का होगा तो ज्यादा बेहतर भी होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि ये क्षेत्र माइनॉरिटी का एक अच्छी खासी आबादी है। लगभग मुझे लगता है कि अप्रॉक्स 16-17 लाख के आसपास जो है अभी मधुबनी में लोग होंगे, मधुबनी लोकसभा क्षेत्र में जो वोट कर सकते हैं। गालिबन पिछले बार 14.5 लाख के आसपास लोगों ने वोट किया था। इसमें अगर आप बात करेंगे तो लगभग 5 लाख के आसपास जो आबादी है वो मुसलमानों की है, 5 लाख के आसपास। तो यह आबादी कोई छोटी मोटी आबादी नहीं है ना। तो अब देखना यह है कि फैसला क्या होता है। यकीनन मधुबनी लोकसभा क्षेत्र को लेकर के अभी तक पेच फंसा हुआ है। कांग्रेस चाहती है कि मधुबनी लोकसभा सीट कांग्रेस को मिले, और कांग्रेस को अगर यह सीट मिलती है तो 99% ये चांसेस हैं कि शकील अहमद को ही चुनाव यहां से लड़वाया जा सकता है। लेकिन अगर आरजेडी अड़ जाती है कि नहीं, मधुबनी सीट यही चाहिए, मधुबनी सीट चाहिए ही चाहिए, तो फिर ये चेहरे हैं जो आपको दिखाई दे रहे हैं। लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि इस सीट के चक्कर में गठबंधन में दरार आ जाए। अब देखना यह है कि वक्त के साथ 2-4-5 दिनों में ये मामला क्लियर हो जाएंगे। आप तमाम लोग अपनी राय जरूर दीजिएगा। क्या आपको लगता है कि मधुबनी सीट पर जो है वो कांग्रेस को ही अपना उम्मीदवार उतारना चाहिए, मधुबनी सीट पर जो है वो कांग्रेस को ही उम्मीदवार देना चाहिए, यानी कि इंडिया महागठबंधन जो है उन्हें चाहिए कि ये सीट जो है वो कांग्रेस को दी जाए, या अगर आरजेडी को मिले तो फिर कौन कैंडिडेट हो? आपकी नजर में बेहतर कैंडिडेट कौन है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ, किसी नई पेशकश के साथ। अगली बार फिर हम किसी अलग लोकसभा क्षेत्र को लेकर के आप तमाम लोग तक पहुंचेंगे।